उसमें मैंने बताया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए वेरी स्मॉल ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, तुम घर पे भी करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट, अगर थोड़ा सा भी ढंग से बातों को सुनो तो। जैसे मान लो एक स्क्रीन मैंने यहाँ लगा दी सामने, है ना, एक कार्डबोर्ड मैंने यहाँ लगा दिया। ऐसा मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, ऐसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर कार्डबोर्ड की इधर की तरफ से वहां से हम लाइट को भेजेंगे, लाइट का पैरेलल बीम, या ऐसे बोलो सन रेज आ रही होंगी, वो भी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल मान सकते हैं, है ना। और उस कार्डबोर्ड में अगर मैं मान लो बहुत बड़ा सारा एक होल कर दूं, बहुत बड़ा होल, ठीक, तो हम ऐसा देखते हैं कि जो कार्डबोर्ड के सामने पैरेलल स्क्रीन लगाई है वहां पर बिल्कुल उस होल के साइज का एक ब्राइट स्पॉट बनता है, बिल्कुल होल के साइज का। ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं भी करें तब भी मन ही मन फील कर लेते हैं कि ऐसा होगा, है ना। अगर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूं, सब कुछ सेम एपरेटस यूज में लेते हुए, लेकिन कार्डबोर्ड में इतने बड़े होल के बजाय बहुत ही पिन टाइप का, बस एक छोटा सा पॉइंट टाइप का एक होल कर दूं, ऐसे केस में किसी को आइडिया है कि कभी किसी ने ऐसा देख लिया हो बाय चांस, रूम में लाइट आती है किसी छोटे से होल से आ रही हो, तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, कोई बताना चाहता है? किसी ने कभी ऑब्जर्व करा हो ऐसा? बहुत ही छोटे होल से अगर लाइट आएगी तो स्क्रीन पर क्या बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट साइज का स्पॉट दिखाई देगा या क्या होगा, ये पूछना चाह। ये वो कार्डबोर्ड, वो छोटा सा होल, थोड़ा सा होल को और बड़ा बना देते हैं, मैथमेटिकली मान लेंगे कि बहुत स्मॉल होल है और इसके पैरेलल में लाइट, अगर यहां से लाइट का पैरेलल बीम भेजते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर सामने यहां से लाइट, इसी के कंपैरिजन में बात चल रही है ना, इसी के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, यहाँ पर सामने इतने सारे पोर्शन में लाइट पहुंचती है, सर्कुलर होल टाइप मान लो, तो सामने भी थोड़ा सा बड़ा टाइप का सर्कल बनता है इसके कंपैरिजन में। यहीं से बात दिमाग में आती है कि यार ऐसा कैसे हो गया, इस होल के अंदर से लाइट जाएगी तो लाइट तो स्ट्रेट ही जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ पर इसी होल के साइज का एक सर्कुलर स्पॉट बनना चाहिए था, जबकि स्क्रीन पर ऐसे बहुत इसके कंपैरिजन में बड़े साइज का स्पॉट बन रहा है, और इसी फिनोमेना का नाम है डिफ्रैक्शन। और अजीब बातें भी है, दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया का जवाब किसी के पास नहीं है धरती पे आज तक तो, कि डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो क्यों गया। हाँ, लोगों ने इस पर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले बना रखे हैं, कुछ बातें एक्सप्लेन कर रखी है, वो बातें मैं कुछ हद तक जितना मुझे आता है उतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और जितना हमने कल लिखा था पिछली क्लास में उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम, इस तरह से लाइट का बैंड होना, ये छोटा सा ऑब्स्टिकल टाइप है जिसपे लाइट आती है और बैंड हो जाती है, वैसे तो स्ट्रेट जाना चाहिए था लाइट को, और वो बैंड हो जाती सर। है। हाँ जी सर, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब पानी जो इस छोटे से अगर स्लिट से निकले तो बाद में वो जाके बड़े बड़े उसमें रिपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी पानी, पानी की बात कर रहे हाँ हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही अलग है, लाइट को पानी हाँ से सर। कंपेयर करो, दिमाग में मतलब पानी वाली बात है, अच्छा अच्छा। पानी वाली बात है, बिल्कुल दिमाग में मतलब पानी का जो बिहेवियर है उसका इससे कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं ना, डिफ्रैक्शन, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का बना के तुम्हारे सामने रखा जाएगा, बहुत कॉम्पैक्ट, 300 400 पेजेस की बुक्स आती है इनकी स्टैंडर्ड, बहुत हाई लेवल पर। अगर तुम डिफ्रैक्शन सर्च भी करोगे ना नेट पे तो तुम देखना कितनी सारी बातें डिफ्रैक्शन के बारे में दिखेंगी, तुमको समझ में नहीं आएगी दुनिया भर की बातें। तो जो सामने दिखा रखा है बहुत कॉम्पैक्ट टाइप के शॉर्ट फॉर्म में हमको सिलेबस में बता रखा है इन्होंने, लिख लिया होगा, ये डायग्राम बना लिया होगा। और अंशिका को कुछ कहना है शायद, अंशिका बताओ क्या कहना है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो शायद तक कुछ ब्राउनियन का मोशन का, इसलिए डिफ्रैक्शन का कुछ थोड़ा फिनोमेना सा ऑब्जर्व होता वापस है। बोलोगे एक बार अंशिका? जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एनवायरनमेंट में वो ये काम शायद तक करते हैं। नहीं,
ना ना, जो तुम कह रही हो ना मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ये काम करते हैं, उसको डिफ्रैक्शन नहीं कहते, वो दूसरा फिनोमेना है, उसको स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग, लाइट का आना और जो एयर या जो भी मीडियम उसके मॉलिक्यूल से टकरा के लाइट स्कैटर हो जाती है, वो अलग है। और किसी को कुछ कहना हो, कुछ भी मन में आ रहा हो, कहीं पढ़ा हो, मन वाली बात तो क्या चलेगी यहाँ पर। चलो, मैं कुछ लिखवा रहा था। हाँ शोभित बताओ भाई, क्या कह रहे हो? सर वो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि सर ये डिफ्रैक्शन एजेस पे जब लाइट बेंड हो जाती है उस फिनोमेना को कहते हैं। हाँ एजेस ही तो है ये। हाँ सर यही। वो इसी तरह से कहते हैं उसको, या तो स्मॉल ऑब्स्टिकल कहो या एजेस से लाइट का बेंड होना कहो, लेकिन क्यों होते हैं उस बात पे चर्चा चल रही है। अच्छा दिव्यांश पार्टी और बोलेगा, दिव्यांश बताओ। इसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लाइट के जब पार्टिकल्स आते हैं तो स्मॉल पॉइंट से निकलते हैं ना, तो उस टाइम पे ये एक लाइट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? नहीं मतलब वो सॉरी वो जब लाइट जा रही होती है तो फिर उसके बाद जो लाइट आती है ना वो एक जगह से मतलब उस टाइम पे शायद कुछ पार्टिकल नेचर भी शो करती है जिसकी वजह से वो क्वांटम वर्ल्ड में एक पार्टिकल एक पोजीशन एक से ज्यादा पोजीशन पे रह सकता है। तभी ये एक से ज्यादा पोजीशन एक पार्टिकल ही बहुत सारी पोजीशन में पहुंच जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है भाई दिव्यांश पाठक जी, आपकी थ्योरी तो मेरे लिए बाउंसर रहेगी। मैंने कहीं पे इसको पढ़ा हाँ था। होगी, दुनिया में ऐसी बातें खूब है यार, अपन तो बहुत कुछ कौन है ये। चलो ठीक है, मैंने ज्यादा आगे अपन बात नहीं करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करें इसको। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मॉल ऑब्स्टिकल लिखवाया था मैंने, वहां पर थोड़ी बहुत स्पेस बनाकर ब्रैकेट में लिखना साइज ऑफ ऑब्स्टिकल लेस देन और इक्वल्स टू 50 लैम्डा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऑब्स्टिकल का जो साइज है ना वो लाइट की वेवलेंथ के 50 गुना से कम या बराबर भी होगा, तो इस तरह का डिफ्रैक्शन टाइप का ये फिनोमेना हो जाता है, ऐसा पाया जाता है। मतलब ऑब्स्टिकल का साइज अगर काफी बड़ा हुआ इसके कंपैरिजन में 50 लैम्डा से या बड़ा हुआ तो फिर ये फिनोमेना नहीं पाया जाता। ठीक है आगे बढ़े। दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल सिलेबस में नहीं है, फ्रॉनहोफर सिलेबस में, इसलिए उसी को बता रहा हूं। हेडिंग लिखना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये एक ऑब्स्टिकल डायग्राम में इस ऑब्स्टिकल को या इस विंडो को जो भी कहना चाहो या इस होल को है ना थोड़े से बड़े साइज का दिखाया जाएगा इस तरह से। इसके पैरेलल स्क्रीन लगा दी गई। ये तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बता रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आया। और इस ऑब्स्टिकल पर या इस होल पर लाइट को इस तरह से इंसिडेंट कराया गया। इसका मतलब जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, अगर वेव फ्रंट थ्योरी के हिसाब से बात करें, वो प्लेनर टाइप के वेव फ्रंट्स होंगे। वेव फ्रंट्स, इस तरह के वेव फ्रंट्स। फ्रॉनहोफर में ऐसा होता है। फ्रेस्नेल में क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स रखते हैं यहाँ कहीं पर और उससे लाइट को भेजते हैं। मतलब उसमें जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, पर सिलेबस में नहीं है। अब स्क्रीन पर जो लाइट मिली उसमें जैसे अगर मैं इस विंडो के बिल्कुल मिड पॉइंट से एक सिमेट्रिकल लाइन बना लूं, तो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी का पैटर्न पाया गया वो इंटेंसिटी का पैटर्न थोड़ा सा अजीब टाइप का था। बताऊंगा उसमें क्या अजीब है, पहले देखना। ड्रॉ करते चलना भी। ये इंटेंसिटी का एक ग्राफ मैंने यहीं पर बना दिया है। अजीब बात बताता हूं अभी। देखो जब तक हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हम दो स्लिट करते थे S1 S2, वहां से लाइट जाती थी, उनमें इंटरफेरेंस होता था और मैक्सिमम मिनिमा पैटर्न बनता था।
तो वहां हमने देखा था कि अगर एक मैक्सिमा बना उसकी कुछ इंटेंसिटी है, मान लो आई नॉट की इंटेंसिटी की लाइट आती है, मैक्सिमा बनता है तो 4 आई नॉट, फिर मिनिमा बनेगा जहाँ 0 इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमा आएगा तो 4 आई नॉट, तो वहां इंटेंसिटी जो थी ना वो लगभग यूनिफॉर्म टाइप की होती थी, लगभग, ज्यादा दूर जाएंगे तो बात अलग है। जबकि यहाँ पर जो एक तरह से सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, यह इंटेंसिटी अगर रिजल्टेंट आई नॉट है तो यहाँ इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली आई नॉट बाय 22, ये याद बात नहीं रखना है, ऐसे बता रहा हूँ, इतनी पाई जाती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है। मैक्सिमा यहाँ भी है, मैक्सिमा वहां भी, लेकिन यहाँ के मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां की कम। इस तरह का पैटर्न पाया गया। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं भी कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है, यहाँ पर कम क्यों है, कुछ अमाउंट में जितना कर सकते हैं सिलेबस के अंदर रहते हुए। दूसरी बात ये भी पता करेंगे कि यार ये मिनिमा जो आ रहा है यहाँ से कितना दूर आया, ये पहला मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पर है, वो बातें बताऊंगा अभी। एक बार डायग्राम बना लो। इंडिकेट कर देना भैया ना डायग्राम बना के। ठीक है, आप नीचे कर लें। एक मिनट रुकें। ठीक है, इसमें एक रिजल्ट और लिख लो चाहो तो। इसके बाद वाला जो मैक्सिमा है यह इंटेंसिटी आई नॉट बाय 61। ये तो था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इस तरह का रिजल्ट पाया गया। अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा उस बात पर आते हैं। हेडिंग लिखना एक्सप्लेनेशन, हेडिंग लिखो एक्सप्लेनेशन, कि किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा या किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एक दो बातें मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं। एक्सप्लेनेशन में जो भी मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल एनसीईआरटी पर स्टिक रहते हुए बताना मजबूरी है। कारण क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वैसे तो मैथमेटिकल टाइप का होता है, उसमें मैथमेटिकल कोई इक्वेशंस बनती है जहां से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, पर एनसीईआरटी वालों ने या कुछ लोगों ने अलग तरह से एक्सप्लेनेशन बना रखा है चीजों को एक्सप्लेन करने की। ऐसा नहीं कि वो एक्सप्लेनेशन कैमरा बंद हो गया सर, कैमरा बंद हो गया। एक सेकंड, अभी सही है? यस यस सर। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ है, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल जैसा उन्होंने कह रखा है या जैसा अपनी शीट में लिखा हुआ है, जो भी कहना चाहो ना वो सब कुछ यही जो मैं बताने वाला हूँ। हेडिंग लिखा है इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट मिनिमा आएगा, है ना, ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो होल या ऑब्स्टिकल सामने स्क्रीन, मैं इस होल की विड्थ को सपोज ए मान लेता हूं, है ना, यहां से लाइट आ रही। एक और लाइट के बारे में एक साइंटिस्ट थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। काम उन्होंने क्या बोला था वो बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि लाइट को अगर हम वेव फ्रंट की फॉर्म में देख रहे हैं तो किसी भी वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट
किसी को नाम याद है तो बता देना मुझे, साइंटिस्ट का नाम। किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। याद है किसी को? किसने बोला था ऐसा? नहीं, दिव्यांश पाठक को याद है शायद? नहीं नहीं है? कौन है जो ऐसे बोलता है यार? कोई बताएगा मुझे बाकी बच्चों में से कौन है जो इस तरह से बोलता है? बताओगे कि भाई एक बार? वरुण? हाइगन्स प्रिंसिपल ऐसा आ रहा है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ही कुछ याद आ रहा है मुझे नाम, हाइजेंस प्रिंसिपल। कि फिर बोल देता हूँ किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, देखना जब ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा तो उस वेव फ्रंट को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उस वेव फ्रंट पर मैं बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस बना रहा हूँ इस तरह से। ऐसा मान लो कि इस विंडो या इस होल के अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं, ऐसा मान लिया हमने उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हर एक पॉइंट सोर्स स्क्रीन पर लाइट भेजे हुए यहाँ से, हर पॉइंट सोर्स, बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, स्क्रीन पर लाइट जाएगी। अब जो सामने पॉइंट था ज्योमेट्रिकल सेंटर टाइप का, वहां पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्रीन पर यहां से आने वाली लाइट को इस तरह से देख रहा हूँ कि एक लाइट यहाँ से मान लेते, एक लाइट यहां से पहुंची और एक इस वाले सोर्स से पहुंची। इन दोनों लाइट जब वहां पहुंचेंगी कि बीच में पार्ट डिफरेंस 0 होगा फॉर ईच पेयर। क्या मतलब है पेयर कहने का? कि इन दोनों सोर्सेज का एक पेयर, फिर इसके ठीक नीचे वाला, इसके ठीक ऊपर वाला, फिर इसके ठीक नीचे वाला, फिर इसके ठीक ऊपर वाला, ऐसे सिमेट्रिकली पेयर बनाएंगे। सिमेट्रिकली, रैंडमली नहीं बनाएंगे कि एक यहाँ पर ले लिया एक ये ले लिया, ऐसे नहीं देखना है। हर एक पेयर के लिए वहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ हर पेयर से वहां पर जो लाइट आ रही है उसके इंटरफेरेंस से मैक्सिमम बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल मैक्सिमम बनेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। बाकी के कंपैरिजन में क्यों कह रहे हैं उस बात पर, वहां पहुंचेंगे बाकी बातों पर तब समझ में आएगी कि ऐसा क्यों बोला ओवरऑल मैक्सिमम। तो हर दो के पेयर के बीच का पार्ट डिफरेंस 0, इसलिए ओवरऑल मैक्सिमम आ गया। डायग्राम बना लो। फिर बोल रहा हूँ लफड़े तो बहुत है, अगर कोई इसमें अटकाना चाहे तो जगह जगह पर अटकना है। इसमें कोई आराम से बोल सकता है सर मैं तो ऐसे लूंगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक रैंडमली ये वाला, तो फिर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते इन चीजों को इस लेवल पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरह के एक्सप्लेनेशन है मार्केट में उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जल्दी से नोट करें। हो गया होगा। अब जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें देखना, सेंट्रल मैक्सिमा से हम दूर जाएंगे तो ग्राफ में इंटेंसिटी को 0 शो किया था, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा फर्स्ट मिनिमा। पहले मिनिमा को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो देखना। तुम डायग्राम अलग से बनाना, मैं यहीं पर समझा दूंगा इसी से। देखना, मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, कहीं यहां पर मान लेते हैं जहां पर फर्स्ट मिनिमा बनता है, और उस ग्राफ के अंदर मैंने साफ साफ दिखाया था कि यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 थी। देखो, हाँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 को एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि इस पूरी विंडो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 अब एक सोर्स ये वाला लो, एक सोर्स ये वाला लो, इन दोनों से वहां पर लाइट को पहुंचाओ, ठीक। फिर इसके ठीक नीचे वाला लेंगे, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं,
ऐसे ही इसके ठीक नीचे वाला लेंगे, इस वाले, और इस वाले से जो लाइट पहुंचेगी इसी तरह से पहुंचेगी वहां पर, वो बना देंगे। ऐसे बनाते जाएंगे पेयर्स। इन दोनों से जो लाइट वहां पर पहुंची है, एक काम और कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट की एंगुलर पोजीशन इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, इस वाले पॉइंट की मैं थीटा मान लेता हूं, मान लेते हैं थीटा एंगल पर। डायग्राम इतनी बड़ी लोकेशन दिखा रही है, बहुत ही छोटा ही है ना, बहुत कम। अगर इन दोनों के इंटरफेरेंस से, इसके और इसके इंटरफेरेंस से मैं ऐसा बोलूं कि इन दोनों के बीच में मान लो वहां पर पहुंचने पर पाथ का डिफरेंस λ/2 हो, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 करूंगा, मतलब इनके इंटरफेरेंस से यहाँ पर मिनिमा बनाऊंगा, और इनका अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 है तो ठीक इसके नीचे वाला और ठीक इसके नीचे वाला वो भी सेम ऐसे यहाँ पहुंचेगा, उनका भी पार्ट डिफरेंस अपने आप λ/2 आएगा, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, ऐसे बनाते जाओ तो पूरी विंडो में ऊपर वाले जितने भी हैं वो नीचे वालों के साथ मिलकर एक एक पेयर, जैसे मैंने लिया उस तरह से क्या बनाएंगे यहाँ पर, मिनिमा। तो जब सारी इस तरह के पेयर से मिनिमा 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 बनेगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा यहाँ पर, मिनिमा, जिससे इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। कैलकुलेशन वाली बात देखना, ये जो पार्ट डिफरेंस को मैंने λ/2 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं a/2 sin थीटा? बताओ, लिख सकते हैं क्या? ये मानते हुए चल रहे हैं हम। तुम कंफर्म करोगे तभी आगे बढ़ेंगे। कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं? यस सर। ये कैसे लिखा? ये यंग्स एक्सपेरिमेंट बना दिया मैंने इसको। स्लिट S1 स्लिट S2 उनके बीच का सेपरेशन a/2, जिसको मैं स्मॉल d कहते थे, और उस पॉइंट की पोजीशन थीटा एंगल पर है, तो पार्ट डिफरेंस d sin थीटा होता था। अंतर इतना सा बस है कि वो थीटा हम दोनों स्लिट के मिड पॉइंट से नापते थे, पर ये पॉइंट सारे बहुत नजदीक है, एक ही बात है। यहां से मेरे पास sin थीटा की वैल्यू आ गई λ/a। थीटा को स्मॉल मानते हुए फिर चलो इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल हो तो इसी tan थीटा sin थीटा को बराबर कर दूंगा, sin थीटा λ/a था, tan थीटा आ गया, स्मॉल थीटा की बात कर रहा हूं मैं आगे, ये हाइट y मान लेते हैं, तो tan थीटा को मैं डायग्राम से y/d लिख दूंगा, y आ जाएगा λd/a। दो चीजों पर बॉक्स लगाया मैंने इंपॉर्टेंट वाला, एक ये। अभी नोट मत करना, पहले सुन लो। जैसे यहां पर पहला मिनिमा मिला, सेम ऐसे यहां भी कहीं ना कहीं पहला मिनिमा होगा। एक टर्म यहाँ पर बहुत कॉमन पूछी जाती है, यहाँ लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। डायग्राम में बताओगे कि क्या मतलब है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का? 2y। भाई सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ बनता है, पर वो इंटेंसिटी कम होते होते यहाँ पर 0 होती है, ऐसी यहाँ पर 0 होती है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, पूरा पोर्शन, इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। और बहुत कॉमन क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैलकुलेट करके बताओ, तो आप बता देंगे 2y, y वहां लिखा हुआ है। या वो कई बार पूछ सकते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। डायग्राम में बताऊं अगर एंगुलर विड्थ, तो वो हो जाएगी 2 थीटा। ये नोट कर लो पूरा एक बार। तो अगर हम एग्जाम की बात करें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो डिफ्रैक्शन जो है ना, वो जितना बोर्ड पे दिख रहा है जितना, उतना सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए। और बताऊंगा भी इसके बाद, ये तो हमने फर्स्ट मिनिमा पे एक्सप्लेन करा है, और दूर जाएंगे तो फिर एक मैक्सिमा आएगा वापस से।
नोट करके बता देना जब भी नोट कर लो। हो गया, ये था फर्स्ट मिनिमा वाला एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। मान लेते हैं बोर्ड पर ये वो पॉइंट है जहां पर फर्स्ट मैक्सिमा मिला था, जहां इंटेंसिटी यहाँ जो मैक्सिमा था उसके कंपैरिजन में काफी कम पाई गई थी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस पूरी विंडो को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहां से मान लेते हैं यहां तक, यहां तक, यहां तक, a/3, a/3, a/3। सबसे ऊपर वाली विंडो का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट सोर्स मानो और यहां से लाइट को भेजो। जो मिडिल वाली विंडो का टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां से एक रे को उस वाले पॉइंट पर भेजो। इन दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस से यहाँ कुछ बनेगा और इन दोनों के लिए मैं पार्ट डिफरेंस को फिर से λ/2 ले रहा हूँ। हर बार λ/2 लेना। दिमाग में अजीब सी बात आएगी, सर आप तो मैक्सिमम एक्सप्लेन कर रहे हो पर फिर भी आप पार्ट डिफरेंस मिनिमा वाला ले रहे हो, कारण क्या है? देखो, इन दोनों के इंटरफेरेंस से वहां मैंने मिनिमा बनाया। इसका मतलब मैं खुद ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि इन दोनों के इंटरफेरेंस से वहां लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम थी। ठीक है, सेम ऐसी इस वाले सोर्स और इस वाले सोर्स से मिनिमा बन जाएगा अपने आप। ऐसा करते करते मैं यहां से लेकर यहां तक विंडो, पूरी विंडो का जो इतना पार्ट था, उन सोर्सेस को तो मैंने आपस में लड़वा के खत्म कर दिया। इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ इतने पोर्शन की जो लाइट है, फिर बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के तरीके बना रखे, मैथमेटिकल अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये जो विंडो का इतना पार्ट है, इफेक्टिवली यहीं से लाइट वहां पहुंची, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी विंडो में से इतने पोर्शन की लाइट की इंटेंसिटी तो वहां खत्म हो गई। इफेक्टिवली यहां से जो लाइट पहुंची थोड़ी बहुत, उसके कारण वहां पर कुछ इंटेंसिटी मिलेगी जो कि यहाँ के कंपैरिजन में काफी कम पाएगी। अब कैलकुलेशन पार्ट पर अगर आए, इसमें तुम्हारी बात मैं सुन लूंगा पर मेरी पूरी सुन लेना है। कैलकुलेशन पार्ट पर आए, मुझे उस पोजीशन, उस पार्ट जो भी पॉइंट है कि एंगुलर पोजीशन मान लो यहाँ के रेस्पेक्ट में पता करनी है, तो वापस वही खेल, इन दोनों के दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस को मैं लिखूंगा d sin थीटा। d की जगह क्या आ गया? a/3। सारा खेल वही है, sin थीटा आ जाएगा 3 λ/2। यहाँ से थीटा आ जाएगा, थीटा को स्मॉल मान ले तो इसको tan थीटा के बराबर कर दो। tan थीटा बराबर sin थीटा, है ना, साइड में लिख लेना थीटा स्मॉल, तो 3 λ/2 है। ये तो sin थीटा, tan थीटा आ जाएगा, यहाँ से हाइट y मान लेते हैं, y/d, तो y आ जाएगा 3 λ/2। नोट कर लो। सर हाँ वरुण, सर वो वाली बात समझ में नहीं आई जब आपने मतलब वो जब 2a/3 के नीचे आ रहे हैं ना जो आपने शेड कर रखा है, हाँ हाँ, उसके बाद ये वाली बात समझ में नहीं आई कि जो बची हुई कुछ लाइट होगी वो वहां पर जाएगी, वो वहां मैक्सिमा कैसे बना रही है? नहीं मैक्सिमा नहीं बना रही, मैंने कहा बोला मैक्सिमा बना रही है, मैं तो बता रहा हूँ कि वहां पर उस लाइट के कारण कुछ इंटेंसिटी मिली, कुछ इंटेंसिटी। सर उसका नाम तो फर्स्ट मैक्सिमा है ना, हाँ, नाम इसलिए फर्स्ट मैक्सिमा रखा हुआ है क्योंकि बीच में एक मिनिमा आ चुका है, उसके बाद उस पैटर्न के अंदर वहां लाइट की इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ हो गई थी, फिर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, इसलिए नाम ऐसा रख दिया था। हाँ ठीक है सर। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, 3-4 बार कह चुका हूँ सीधे सीधे शब्दों में कि मैथमेटिकल अप्रोच से ही ये रिजल्ट आते हैं, पर लोगों ने या एनसीईआरटी वालों ने इस तरह के रिजल्ट या एक्सप्लेनेशन बना रखे हैं।
हम यहाँ पर इस तरह की एक्सप्लेनेशन से ये बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इंटेंसिटी कितनी है, ये नहीं बता सकते। और ना वो पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये इंटेंसिटी कितनी है ये वाली बात सिलेबस में नहीं है साफ साफ क्लियर शब्द में। मैं फॉर्मूला बता दूंगा लास्ट में, बाय चांस किसी एग्जाम में कहीं पर काम आ जाए तो तुम कर पाओ। 3 लैम्डा डी आएगा y इक्वल टू, क्या कुछ गलती करी क्या मैंने? हाँ 3 लैम्डा डी आएगा। और इसकी ट्रिकी अब यही है, इसको याद रखने का तरीका कि फर्स्ट यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे ना, फर्स्ट मिनिमा जो भी आया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, फिर ऊपर गए जो भी आया, पहला मैक्सिमा आया 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 2 को आपस में लड़ा के खत्म कर दिया। और ऊपर जाएंगे, अब आएगा वापस से मिनिमा का नंबर सेकंड मिनिमा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। 4 में से ऊपर की 2 विंडो आपस में लड़के खत्म हो जाएगी, नीचे वाली 2 विंडो आपस में खत्म, मैं इंटेंसिटी को 0 कर देंगे। इस तरह विंडो को डिवाइड करते जाओ। इसलिए बता रहा हूं ताकि फॉर्मूले बनाना आ जाए, कि भाई मान लो एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहे तो इस तरह से फॉर्मूले बना सकते हो इसके। अच्छा, किस किस को इस बात में इंटरेस्ट है कि मैथमेटिकल अप्रोच क्या होती होगी, कौन पर इंटरेस्टेड है? सही में ऐसे जबरदस्ती मैं मेहनत करके बताऊंगी सही मैथमेटिकल अप्रोच और फिर तुम उसको बर्बाद कर दो। काफी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें इसकी मैथमेटिकल अप्रोच मैं पूरी बता दूंगा तुमको डेरिवेशन के साथ। वो इसलिए क्योंकि अपने पास समय है बाकी बैचेस के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो एक्स्ट्रा बातें लिख रहा हूं मैं अलग से, उन सारी बातों की क्लास रख लेंगे अपन, जिसमें वो सारी एक्स्ट्रा बात पहले मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में भी अगर डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ भी तुमसे पूछते हैं, 2 नंबर का सवाल, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का कोई डेरिवेशन पूछते हैं, यही बता के आना है जो बोर्ड में बताया जा रहा है। कहीं से कहीं तक भी मैथमेटिकल अप्रोच जो मैं बताऊंगा उसको लिख के नहीं आना एग्जाम के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ यही लिखा हुआ है। हो गया होगा। एक फॉर्मूला और नोट कर लो, सिर्फ ऐसे ही याद रखने के हिसाब से कि भाई ठीक है हो सकता है कहीं काम आ जाए। फॉर्मूला लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ लिख दो। कैपिटल I इक्वल्स टू 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट, या आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ऑर्डर मतलब उसकी नंबरिंग जो है, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा है तो n की जगह 1 रख दो, सेकंड है तो 2 रख दो, इस तरह से। और ये जो रिजल्ट है ना इंटेंसिटी वाला, ये उस मैथमेटिकल जो हम डेरिवेशन देखेंगे या बातें करेंगे उससे आ जाता है, उसी से आता है।
हो गया होगा शायद। एक सवाल लिखना, और सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट फॉर्मूला भेज रहे, पर मैं ये ध्यान रखना जो भी पूछ रहा हूँ उसके लिए फॉर्मूला अपना डिराइव करना, जैसे मैंने सिखाया कोशिश करना उस तरह से, है ना। पेज पलट के या पेज फॉर्मूला देखने की कोशिश मत करना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is incident normally on a slit, शीट का सवाल सॉल्व एग्जांपल पर देखना मत वहां से सॉल्यूशन। on a slit of width, स्लिट की जो width है वो है 24 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। on a slit of width 24 into 10⁻⁻5 centimeter, full stop. Find the angular position of second minima. Find the angular position of second minima. करो जल्दी। Find the angular position of second minima. हो गया होगा भाई, चैट पे आंसर बता सकते हैं। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर बताया अभी था। पहले तो वो फॉर्मूला तैयार करो कि भाई सेकंड मिनिमा के लिए एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। चलो भाई, आंसर आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लेना आंसर 30 डिग्री। किसी को डाउट हो तो पूछें, तब तो मैं एक्सप्लेन करूं इस बात को, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट हो, आंसर नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं आराम से। सर नहीं आया। आंसर नहीं आया, देख म्यूट हो जाना, मैं बता दूं। ये वो स्क्रीन थी और ये वो स्लिट थी, सिंगल स्लिट। सेकंड मिनिमा है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम विंडो को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इसको 3 इसको 4। तो इस विंडो को 1 2 3 4 ऐसे a/4 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 a/4। यहाँ से लाइट पहुंचाओ, यहाँ से लाइट पहुंचाओ, इनके इंटरफेरेंस से मिनिमा बनवा दो। तो जब इनके से मिनिमा बनेगा तो यहाँ इसके नीचे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे, सेम ऐसे ये वाले आपस में, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स को λ/2 करवा, और डेल्टा एक्स को यहाँ से लिख सकता हूँ a/4 sin थीटा, d sin थीटा फॉर्मूले से। यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 लैम्डा बाय के वैल्यू पुट कर दो इसमें। सर जैनिश, उसको 3 लैम्डा बाय 2 नहीं रख सकता, मतलब पहले लैम्डा बाय 2 रखा था। नहीं नहीं सुनो, हर बार लैम्डा बाय, कारण बता दूं क्यों नहीं रख सकते, हर बार लैम्डा बाय 2 रखेंगे हर बार, पहली बात तो ये है ना। अच्छा बस वो a बाय 2 था, a बाय 3 फिर a बाय 4 ऐसा होता जाएगा। अगर तुम 3 लैम्डा बाय 2 रखोगे ना तो तुम जो पोजीशन निकालोगे वो सेकंड मैक्सिमा की नहीं आएगी। कारण क्या है, यहाँ से एंगल जो मैंने निकाला और तुमने जो एंगल निकाला होगा तुम्हारा एंगल बड़ा आएगा, यस सर। तो वो तो तुमने कोई बहुत दूर वाला और किसी मिनिमा को ढूंढ लिया होगा। अच्छा ओके सर। और किसी को कुछ कहना हो इसमें तो पूछें। हाँ भाई आपका वीडियो ऑफ हो चली गई। गई है क्या? सर आपकी वीडियो हो गया क्या सर वापस? वीडियो ऑफ हो गई सर। ओके यार, मेरे क्या फोन में बैटरी कम है, 10% बैटरी बची है। अभी सही है? यस सर। यस सर। ओके। बड़े आगे भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये भी लाइट से रिलेटेड एक फिनोमेना है और हम कहीं ना कहीं डेली लाइफ में ये तो सुनते ही हैं कि यार मार्केट में कई ऐसे ग्लास आते हैं जो पोलराइज्ड ग्लास होते हैं। हम चश्मे लगाते हैं कई बार तो वो पोलराइज्ड वाले महंगे आते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली। तो पोलराइजेशन का प्रोसेस समझने के लिए पहले कुछ एक दो बातें हमको समझनी पड़ेगी लाइट के बारे में। दो तरह की लाइट होती है, अनपोलराइज्ड, लिखते चलना, और पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। अब अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में अंतर किस बात का, उसके लिए लाइट के बारे में यहीं पर अनपोलराइज्ड वाले में एक बात बता रहा हूँ, और जो भी बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है, छोटा सा एक लेक्चर है 2 लेक्चर का, उसमें बात करेंगे इस लाइट के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ बताना जरूरी है, लाइट का प्रोपगेशन मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, सपोज सी स्पीड से। जब लाइट का प्रोपगेशन होता है तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन्स में, अब उसके लिए मैं डायग्राम में एक बार ऐसे एक प्लेन दिखा रहा हूं, एक इमेजिनरी प्लेन बनाओ, लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होते हैं। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हुए समझा रहा हूं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं हवा में समझाऊं, देखना, मान लो अगर लाइट इधर की तरफ जा रही है, लाइट का प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर इमेजिनरी प्लेन्स बनाओ, यहाँ पर बहुत सारे, हर प्लेन में ऐसा होता है। तो इस वाले प्लेन में अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंस्टेंट पर तो इधर की तरफ है मान लो 10 वोल्ट पर मीटर, थोड़ी देर के बाद वो कम हो गया इधर की तरफ ही 8 वोल्ट पर मीटर, फिर 6 वोल्ट पर मीटर, फिर 0 हो गया, फिर वो नीचे की तरफ 2 वोल्ट पर मीटर, फिर 6 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, ऐसे लगातार वाइब्रेशन होंगे इस वाले प्लेन में। और हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसे भी होंगे वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के भी होंगे। मैं सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ एट ए टाइम। अभी सेम ऐसे आगे दूसरा प्लेन ले लो, उसमें भी यही काम चल रहा है, आगे एक और प्लेन ले लो, उसमें भी यही काम चल रहा है। ऐसी लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, मान लो लाइट का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो, सिर्फ ऐसे, या फिर जैसे हमारा समझाऊं, लाइट ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सिर्फ ऐसे, वाइब्रेशन सिर्फ ऐसे, या फिर सिर्फ ऐसे, या फिर सिर्फ ऐसे, कोई भी एक होना चाहिए, सारे एक साथ नहीं रहने, है ना। तो मैंने डायग्राम ऐसे बना दी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऐसी लाइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे बोलो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में कुछ भी ले सकते हो, ऐसी लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड।
कैसे करते होंगे पोलराइज, कैसे बनाते होंगे वो देखेंगे भी, अलग अलग तरीके। मैं 1 मिनट है ना चार्जर लेके आता हूँ, इतना तुम नोट करो जल्दी से। चश्मे में इसका फायदा वैसे क्या है सर? इसका फायदा ये कि अनपोलराइज लाइट जो होती है ना, वो हमारी आंखों को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, इस वजह से आंखों को कम लॉस करती है, कम नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वो चश्मे महंगे आते हैं पोलराइज वाले। जो कार होती है उसपे भी जो आगे कांच होता है आगे वाला, उसपे भी कई कारों के अंदर वो पोलराइज फिल्म चढ़ी हुई होती है उसपे। सर हाँ जी, सर वो पोलराइज चश्मे वही होते हैं ना जो धूप में काले हो जाते हैं? हाँ वही वाले। ओके सर। हो गया होगा, नोट कर लिया तो बताओ भाई, है ना। अब लाइट को पोलराइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उससे पहले एक बात और देख लें। जैसे मान लो लाइट का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है सपोज, और मैं पोलराइज लाइट की बात कर रहा हूँ, पोलराइज्ड की, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन एक बार मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में है। एक प्लेन और बना लो यहीं पर, इसी जगह बना दो, बन जाए तो। समझ रहे हो ना, ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस वाले प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होंगे, इसका नाम रखा हुआ है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, इसके परपेंडिकुलर मानो। ऐसे तो बहुत सारे प्लेन्स हैं जिसमें नहीं है, पर इस वाले प्लेन का नाम है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। डायग्राम बना लेना, ये नामकरण कर लेना। जिस प्लेन में वाइब्रेशन है उसका नाम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो वाला जो है उसका नाम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन।